अगर आप जम्मू प्रोविंस की बात करें, शहीद दोनों तरफ हैं। शहीदों को कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। मिलिटेंसी में जाने जाने में फ़ख्र महसूस होता था। उनकी जंग या उनकी वॉर किसके खिलाफ थी? मैंने कहा ना इस्तेमाल किया गया। लोगों के सेंटिमेंट्स में, उनके माइंडसेट में ऐसा क्या चेंज आया था दैट फर्दर लेड टू द एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स? 12 अक्टूबर था, मुझे स्टिल रिमेंबर। आई वाज किडनैप्ड बाय द मिलिटेंट्स। फॉरेन एलिमेंट्स, खास तौर पर बात करें तो पाकिस्तान की, उनका कुछ रोल रहा था? मुझे कहने की क्या ज़रूरत है। और इसमें जम्मू या कश्मीर में कोई डिफरेंशिएट नहीं किया। हिंदुस्तान 47 में आज़ाद हुआ, पूरी 72 में आज़ाद हुआ। तब भी पावर में कांग्रेस थी। अब 90 के दशक की बात करें, तब भी पावर में कांग्रेस थी। आज क्या कश्मीरी लोगों को या बच्चों को ये नहीं लगेगा कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धोखा दिया? महाराजा साहब ने मुआहदा किया, लास्ट में जो बच्चा खच्चा रह गया था तो वो भी आपने 5 अगस्त 2019 में खत्म कर दिया गया। बीजेपी के साथ अलायंस में आते नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या दिक्कत हो सकती थी? जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, वेदर इट्स करगिल और लेह डेवलपमेंट काउंसिल, वो आज म्युनिसिपैलिटी से भी बदतर है। आपके वालिद साहब को चीफ मिनिस्टर बनने का भी मौका मिला था, बट ही टर्न दैट डाउन। फारूक, यू आर नॉट अलोन, द होल नेशन इज विद यू। खा सिगरेट की डब्बी तो खा, उस पे लिखा। ताज मुहिद्दीन एक कद्दावर नेता रहे हैं कश्मीर प्रोविंस के। उड़ी को लेके आपका क्या विजन है? उड़ी हैज बीन ऑलवेज अ पेट्रियोटिक प्लेस। जम्मू और कश्मीर की डेवलपमेंट्स को लेके उसमें कुछ डिस्पैरिटी लगती है आपको? वालिद साहब के बड़े क्लोज साथी थे, वर्कर्स थे, ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, उनको मारा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोर देन 1000 वर्कर्स को मारा गया। 2 मिनिस्टर्स वर किल्ड। अब कश्मीरी अवाम जो है वो रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ ज्यादा कनेक्टेड फील करता है। जिनने मुझे वोट दिया, मैं उनका भी मिनिस्टर हूँ, उनका भी एमएलए हूँ, और जिनने नहीं दिया, मैं उनका भी एमएलए हूँ, उनका भी मिनिस्टर हूँ। कश्मीर में पत्थरबाजी का ना होना। एक औरत ने कहा कि मेरी आंखों में पटी थी, कश्मीरी में कहा कि इसको क्या करना है। तो एक मिलिटेंट ने कहा कि इसको गोली मारनी है। पीस हैज प्रिवेल्ड, उसमें कोई शक नहीं है। सजाद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है द अनप्लग्ड वॉइस में। शुक्रिया। कश्मीर इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस में से है। पहाड़, बाग बगीचे, झरने। सो हाउ वाज इट ग्रोइंग अप इन कश्मीर? खुशकिस्मत है, अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि कश्मीर में पैदा हुए। लोग कश्मीर की खूबसूरती को देखने के लिए करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करके आते हैं। तो हमें ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने हमें उसी जहां में पैदा किया, तो इससे ज्यादा खूबसूरती क्या हो सकती है। इतनी जहाँ पे 4 सीजन्स हों, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर, चारों चीजें आपको देखने को मिले, और एक साफ सुथरी आबोहवा, तो मुझे नहीं लगता कि बचपन और इंसान का अर्ली चाइल्डहुड इससे खूबसूरत जगह पे नहीं हो सकता है। बचपन की कोई खास याद? बचपन की बड़ी यादें हैं। बड़े बचपन नॉटी भी गुजरा, बचपन बड़ी टफ लाइफ भी गुजरी, और वालदेन ने एक डिसिप्लिन लाइफ गुजारने को कहा और गुजारी भी। बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा, गांव में भी पढ़ा, और इंग्लिश मिशनरी स्कूल में भी पढ़ा, फिर सैनिक स्कूल में भी पढ़ा, फिर कॉलेज में भी पढ़ा, फिर मेडिकल कॉलेज भी चले गए। सो जर्नी बड़ी खूबसूरत रही है, बहुत अच्छी रही है। हर किस्म के माहौल में जिंदगी गुजारी है। कश्मीर की खूबसूरती की बात करें तो उस खूबसूरती के बाद आया लेट 80s या अर्ली 90s का फेज, जिसने कश्मीर की खूबसूरती पर ग्रहण लगाया। वो शायद डार्केस्ट फेज रहा कश्मीर की हिस्ट्री का। आपको उस फेज का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, आप वहीं थे, आपने वो सब फेस किया है। तो ये चेंज धीरे धीरे आया या एकदम से ओवरनाइट कश्मीर ने ये सब फेस किया? देखिए, कोई चीज अब्रप्ट नहीं आती है, और हमने वो फेज देखा है बिकॉज हम स्टूडेंट रहे हैं। और हम ये कहते हैं कि हम पीक ऑफ अवर चाइल्डहुड जिसको कहते हैं, जो स्टूडेंट लाइफ में, जो कॉलेज एक लाइफ होती है, वो हमने उस फेज में देखी, और हमने वो कॉलेज लाइफ मिस की। जब हड़तालें होती थी, बम फटते थे, क्रॉस फायरिंग होती थी, हमने वो माहौल देखा है। और उस फेज को आने में अब्रप्ट कोई चीज नहीं आती है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लोगों से आप कोई वादा करते हैं, फिर वो वादा जब पूरा नहीं करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता कोई चीज बिल्डअप होती है। तो बिल्डअप होने में टाइम लगा, और उसका फायदा उठाया गया, लोगों ने उसका फायदा उठाया, और उस फेज में हम लोगों को डाला गया। लोगों के सेंटिमेंट्स में, उनके माइंडसेट में ऐसा क्या चेंज आया था दैट फर्दर लेड टू द एक्सोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स?
देखिए, कश्मीरी पंडित्स की एक्सोडस में लोगों का कोई रोल नहीं है। जो उस वक़्त के हालात पैदा हुए और जो डर, खौफ, दहशत हुई, उसने कश्मीरी पंडित्स को मजबूर किया वहाँ से एक्सोडस में। और उस वक़्त की एडमिनिस्ट्रेशन को भी वो चीज़ हैंडल नहीं करनी आई। यहाँ तक भी हुआ कि भई आप जाएँ, 1-2 महीने होके आ जाएँ और हम हालात ठीक करेंगे, फिर आप वापस आ जाएँगे। सो इस किस्म की बात भी उनको उनके साथ बोली गई, कहा गया। तो फिर जब अपने रूट से इंसान उठ जाता है, फिर बड़ा मुश्किल होता है उस जगह वापस जाना। एंड आई कैन फील द पेन, क्योंकि हम भी उस दौर में, हम भी समझिए उनकी तरह हम भी वहाँ से, हमने भी प्लान किया, हम भी वहाँ से निकले, क्योंकि हालात ऐसे थे, हमारे साथ भी ऐसे वाक़ात हुए कि हमें भी उस दौर में वहाँ से निकलना पड़ा। तो आई कैन फील द पेन। और अच्छी बात नहीं थी। कश्मीर सबसे बड़ी जो है, शेर कश्मीर का एक नारा था, हिंदू, मुस्लिम, सिख इतिहाद का जो नारा था, जिस प्यार मोहब्बत से वहाँ रहते थे। और आज भी देखिए कि एक आम कश्मीरी जो है, आज भी वही चीज़ मिस कर रहा है। और वो कश्मीरी जो है आज भी वही मोहब्बत, वही शफ़क़त जो है अपने कश्मीरी पंडित भाइयों को देते हैं, निछावर करते हैं। जब यहाँ पे थे, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। सो इसलिए वो प्यार मोहब्बत जो है आम लोगों के बीच में, वो कभी ख़त्म नहीं हुई थी और ना ख़त्म होगी, मैं आपको बताऊँ। सजाद साहब, आपने जैसा बताया कि कश्मीर कश्मीरी पंडितों के बिना अधूरा है। काफ़ी बार कश्मीरी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस रहे हैं, ख़ास तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, चाहे फ़ारूक अब्दुल्ला जी हों, उमर अब्दुल्ला जी हों, उन्होंने अक्सर अपनी बातों में, बयानों में भी कहा है कि कश्मीरी पंडितों को वापस आए बिना कश्मीर अधूरा है। तो अभी जो सरकार चल रही है, क्या ऐसे कोई ख़ास एफ़र्ट्स उमर अब्दुल्ला सरकार द्वारा किए जाएँगे कि जिनसे कश्मीरी पंडित जो हैं, वो वापस आने के बारे में सोच सकें? बिल्कुल, हम काराबंद हैं, जो हम कहते हैं, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और पहले भी 96 में भी जब हमारी गवर्नमेंट आई, हमने तब भी वही बात कही और हम आज भी उस बात पे हैं। कॉलोनीज़, स्पेसिफ़िक कॉलोनीज़ भी बनाई गई हैं कि आप आइए, रहिए। और जो लोग अपने घरों में आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, हम उनके लिए भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला सरकार कारबंद है इस चीज़ के लिए कि हमने बार-बार ये बात कही है कि कश्मीर इज़ इनकम्प्लीट विदाउट कश्मीरी कश्मीरी पंडित ब्रदर्स। आपने जैसे ज़िक्र किया कि लोगों की कोई इन्वॉल्वमेंट या उनके सेंटिमेंट्स नहीं बदले थे, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी रीज़न्स रहे हैं। आपको कहीं न कहीं लगता है कि फ़ॉरेन एलिमेंट्स, ख़ास तौर पर बात करें तो पाकिस्तान की, उनका कुछ रोल रहा था, माहौल ख़राब करने में, भड़काने में या टेररिज़्म को प्रमोट करने में कश्मीर में? देखिए, वो मुझे कहने की क्या ज़रूरत है? सब कुछ आया है, एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट। कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किधर गया, क्या बातें हुई, तो मुझे उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो ब्लैक एंड व्हाइट जो है वो सामने पिक्चर है कि इतने टाइम से क्या बात हुई, कहाँ से हुई, कहाँ-कहाँ जेनेवा में बात पहुँची, कहाँ लाहौर बस स्टार्ट हुई, कहाँ से ब्रीच हुआ, कहाँ फिर करगिल वार हुई। सो ये सब चीज़ें देखिए, पहली बात मैं आपसे कहूँ कि वाजपेयी साहब ने कहा था कि आप सब कुछ बदल सकते हैं, आप हमसाया नहीं बदल सकते हैं। हमें अपने हमसायों के साथ एक कॉर्डियल रिलेशनशिप कायम रखनी है। अगर हमें पीस को प्रिवेल करना है, तो हमें उनसे बातचीत करनी है। देखिए, हमारे उन सीनियर लीडर्स ने ये कहा है। तो मैं आज भी इस चीज़ को मानता हूँ कि भई आज लल है, पीस है, बीच में छुट-पुट घटनाएँ होती हैं, लेकिन अगर हम परमानेंट पीस चाहते हैं, तो हमें हमसायों के साथ वो ताल्लुकात रखने हैं, ताकि उनके लिए अच्छा हो, हमारे लिए भी वो अच्छा ही हो। पर वाजपेयी साहब ने जब बस सर्विस शुरू की थी तो बदले में करगिल मिला। और उड़ी ट्रेड, अगर उड़ी की बात करें इन पर्टिकुलर, क्योंकि आप उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2019 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ट्रेड रूट जो था उड़ी का वो बंद कर दिया गया था। जो वहाँ पे वाक़ा हुआ, अटैक हुआ एंड उसके बाद फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुई। देखिए, हम बॉर्डर के लोग हैं। हम हमेशा ये बात करते हैं, हम खुश हैं कि पीस हैज़ प्रिवेल्ड। हम खुश हैं कि सीज़फायर है। क्योंकि ये बॉर्डर के लोग जानते हैं, ये आप जम्मू के या श्रीनगर सिटी के लोग नहीं जानते हैं कि हम पे क्या गुज़रती है। जब एक गोला पार से गिरता है, वहाँ से गिरे, यहाँ से गिरे, वो जो जिन लोगों को इफ़ेक्ट करता है, वो हम बॉर्डर के लोग हैं। हमारे यहाँ कितने लोग उस
क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में कितने लोग शहीद हुए हैं, कितने लोगों की माइंस की वजह से टांगें कटी हैं, कितने लोगों के माल मवेशी जो हैं वो पेरिश हुए हैं, कितने लोगों के मकान जो हैं वो डैमेज हुए हैं, और कितने लोगों को जो है अपना घर छोड़ के फिर पीछे आना पड़ा है। तो ये दर्द जो है हम बॉर्डर के लोग जानते हैं। और जब बॉर्डर के ऊपर पीस होगा तो सबसे ज्यादा खुशी हम लोगों को है, और हम खुश हैं कि पिछले कई सालों से पीस हैज प्रिवेल्ड। हमारे बॉर्डर साइलेंट हैं, लोग बॉर्डर के ऊपर जिम्मेदारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, अपनी जमीनों को जोत रहे हैं और अपना रोजगार कमा रहे हैं। और हम यही चाहेंगे एज ए बॉर्डर बिलोंग टू द बॉर्डर एरिया कि ये पीस हमेशा प्रिवेल रही, परमानेंटली प्रिवेल रही, ताकि हमारे लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार सकें। दूर से तो लगता है कि पॉलिटिशियंस के बच्चे सेफ हैं और एक शानदार शान शौकत वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि आपके फादर एक रिनाउंड पॉलिटिशियन हैं और एक लंबे अरसे तक पावर में भी रहे। तो क्या आप इस स्टेटमेंट को सही मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानता। जो हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, माय फादर हैज ऑलवेज ही वाज ए ही इज आवर स्ट्रेंथ, ही इज माय रोल मॉडल। और मैं सियासत में भी अगर आया हूं तो उनको देख के आया। लेकिन जो हुकूमत उनने की, जो लोगों के काम उन्होंने किए, वहां तो हम पहुंच भी नहीं सकते हैं। मैं आज भी उनको कभी बोलता हूँ कि आप तो दिवाली दिन के दिन पैदा हुए थे, ईद वाले दिन पैदा हुए हैं, हम तो अमावस की रात वाले दिन पैदा हुए हैं। क्योंकि जो मिनिस्ट्री उन्होंने की है और लोगों के लिए खास तौर पे जो काम उन्होंने सर अंजाम दिए हैं, अगर हम उनके 20% भी कर सकें तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। और उन्होंने हमें हमेशा एक टफ लाइफ दी है, गुजारने को दी, ताकि हमें पता चल सके कि कॉमन जो आदमी है वो कैसे रहता है। He has been a man of principles, a man of integrity, a man of honesty, और that is in my blood. Before joining politics, उन्होंने मुझे मेडिकल का प्रोफेशन इसीलिए चुना उस वक्त उनने कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि जहां आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं, किसी को कुछ दे सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने हमें डॉक्टरी करवाई थी, अदरवाइज और भी प्रोफेशन थे जिसमें हम जा सकते थे। तो उस वक्त भी उनका यही माइंड में था कि हम खिदमत खलक करें। तो हमने 20 साल खिदमत खलक की एज ए मेडिकल ऑफिसर, और उसके बाद इस फील्ड में आए कि ताकि लोगों की खिदमत कर सकूं। मैं ये समझता हूं कि अगर मेरे एक फ़ोन करने से, चिट्ठी लिखने से, या एक डीसी ऑफिस में या किसी ऑफिस में जाके मेरे किसी भाई, बहन, बुजुर्ग का काम हो जाता है, और उसके मुंह से ये दुआ निकले कि तुम्हारा ये जहान और वो जहान कामयाब हो जाए, तो मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपका बचपन कैसे इन्फ्लुएंस रहा आपके फादर से? हाँ, बचपन से हमने उनको देखा कि ही वॉज ए वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। वो एक गांव से उठ के आए, एक बॉर्डर विलेज से उठ के आए, स्टार्टेड हिज कैरियर एज ए टीचर, और उस जमाने में फिर केएस करना, द फर्स्ट बैच ऑफ कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 1971-72 का उन्होंने पास किया, एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनको मिला, तो मुझे तहसीलदार का ऑर्डर मिला, और सिर्फ मेडिकल बकाया था। लेकिन लोगों की डिमांड पे, लोगों के कहने पे उस वक्त केस छोड़ के आप सियासत में आ रहे हैं जहां आपको कोई पता नहीं है, अनसर्टेनिटी है। और हम हमेशा ये कहते हैं कि हिंदुस्तान 47 में आज़ाद हुआ, उड़ी 72 में आज़ाद हुआ, क्योंकि तब तक उड़ी में सिलेक्शन होती थी, इलेक्शन नहीं होते थे। तब किसी दूसरे कैंडिडेट को वहां खड़ा होने नहीं दिया जाता था। जब जिनकी उनकी मर्जी आती थी, वो जिस कैंडिडेट को खड़ा करते थे, एक ही कैंडिडेट होता था और बिला मुकाबला कामयाब किया जाता था। पहली मर्तबा लोगों को हक मिला वोट देने का, और दे वांटेड ए चेंज, और उन्होंने वालिद साहब को एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिता के पहली बार। पहली बार जो है ऐवान में लाया। सो उनकी हिस्ट्री देख के, उनका जज्बा देख के, उनका खिदमत खलक देख के, उनके डिवोशन टुवर्ड्स द पीपल एंड टुवर्ड्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल एज ए होल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो उनको देख के, देखिए उन्होंने एज एन एग्रीकल्चर मिनिस्टर मल्टीपर्पज वर्कर स्कीम लाई रूरल डेवलपमेंट में, उसमें लोग लगाए। उन्होंने एजुकेशन सेक्टर को स्ट्रेंथन किया, उन्होंने एनसीईआरटी सिलेबस लाया। उससे पहले बोर्ड का जो सिलेबस था वो हमारा अपना था, और हमारे बच्चे जो है वो नेशनल लेवल पे compete नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने एनसीईआरटी यहाँ पे लाया और लोगों को बच्चे ताकि हमारे नेशनल लेवल पे compete कर सकें। उन्होंने जो रहबरी तालीम स्कीम लाई, 70,000 चूल्हे जले हैं उस रहबरी तालीम स्कीम से, लखनपुर से लेके उड़ी तक, करना तक, डोडा तक, और राजौरी पुंछ तक। और इसमें जम्मू या कश्मीर में कोई डिफरेंशिएट नहीं किया कोई गया? डिफरेंशिएट उन्होंने नहीं किया। और
टोटली ऑन मेरिट, और मुझे लगता है कि इस स्कीम में सबसे कम लिटिगेशंस हुई हैं, क्योंकि इतनी ट्रांसपेरेंट स्कीम थी कि गांव में लड़का लगेगा, पोस्ट खाली है, जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे, वो किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी जेंडर से हो, किसी भी रिलीजन से हो, वो मैटर नहीं करता है, सिर्फ उसकी काबिलियत, उसके मार्क्स मैटर करते थे। सो ये बहुत बड़ी बात थी। इतनी ट्रांसपेरेंट स्कीम आज तक ना हुई है, और मुझे नहीं लगता है उसी स्कीम के तहत फिर रहबरे सेहत, रहबरे जंगलात, रहबरे खेल, फिर वो स्कीम्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। ये हो गई रहन सहन या ब्रिंगिंग की बात। मैंने सेफ्टी की भी बात की थी। कभी कभी पॉलिटिशियंस के बच्चे भी किडनैप हो जाते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, एंड आई हैव बीन विक्टिम टू दैट थिंग। जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था, अ, जिसको स्किम्स मेडिकल कॉलेज कहते हैं, उसको झेलम वैली मेडिकल कॉलेज कहते थे, आई वाज अ मेडिकल स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर, और मेरे प्रॉफ का एग्जाम्स थे। तो उस वक्त 12 अक्टूबर था, मुझे आई स्टिल रिमेम्बर। तो आई वाज किडनैप्ड बाय द मिलिटेंट्स, और उसके बाद एक ट्रेंड चला था, रूबिया सईद, दुरई स्वामी, खेरा, मुशीर उल हक, नाहिदा सोज। उस वक्त एक ट्रेंड चल गया था भाई, टॉप ऑफिशियल्स को या पॉलिटिशियंस के बच्चों को किडनैप करो, और इन लिeu ऑफ दैट एक दो जो है मिलिटेंट्स को रिलीज करो। सो मैं भी उसका विक्टिम था, एंड आई रिमेन इन देयर कैप्टिविटी फॉर 50 days। 50 डेज। एंड सबसे खूबसूरत बात मैं आपको बताऊं उस पूरे टाइम की, कि जो नेकी होती है वो कभी जाया नहीं होती है। मुझे श्रीनगर से किडनैप किया गया, एंड आई वाज कैप्टन डिस्ट्रिक्ट बडगाम के एक दूर दराज इलाका बीरवा, उस इलाके में रखा गया, जहां मेरा कोई जान पहचान कुछ नहीं थी। लेकिन तब मैंने देखा कि जब आप अच्छा काम करेंगे, लोगों के काम करेंगे, नेक काम करेंगे, तो वो नेकी आपके कहीं ना कहीं काम आती है। तो उस पूरे पीरियड में स्पेशली टीचिंग कम्युनिटी की मैं आपकी बात करता हूँ, जिसको पता चलता था इलाके में कि ये किसका बेटा किडनैप करके लाया है, तो उनको डांटते थे कि आपको पता है आपने किसके बेटे को किडनैप किया, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, ही इज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, उसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया है। और उनको कहते थे कि अब आप, क्योंकि वहां ले जाते थे कभी एक इलाके में, कभी तो उनको बोलते थे कि अब ले ही जाना है तो आज हमारे जगह घर ले आइएगा, आज हमारे घर में इनको खाना खिलाना है। सो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस टाइम में, जब पॉलिटिशियन का नाम लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। मतलब उस वक्त सिन था कि वो एफिलिएट करे अपने आप को कि मैं इस पॉलिटिकल पार्टी से तलक रखता हूँ, या मैं इस पॉलिटिशियन से तलक रखता हूँ, मैं उसका रिलेटिव हूँ या बेटा हूँ, वो इसका सिन किया समझा जाता था। तो तब भी जब लोगों को पता चलता था कि किसके बेटे को लाया है, तो लोग ने मुझे प्यार दिया। तो मुझे उस वक़्त यही चीज़ हुआ कि मेरे वालिद ने अच्छे काम किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, कि देखिए वही उनके नेक काम, वही नेक कर्म जो हैं इस वक़्त मेरे सामने आ रहे जब आपको किडनैप किया गया तब से बीड़वा पहुंचने तक, वो वहां पहुंचकर आपको पता लगा कि यहाँ आपके वालिद साहब के जाने वाले हैं, तो आपका वक्त अच्छा निकला। उससे पहले जब किडनैप हुए थे तो डर लग रहा था इस सिचुएशन से निकल जाओगे, या लग रहा था कि बस अब गया? हैं। नहीं, स्टार्ट में जब लिया तो आँखों को पट्टी बाँध देते हैं, गाड़ी से उतारा कॉलेज की बस से। मेरे साथ मेरे जम्मू के मेरे हिंदू भाई, मेरी हिंदू बहनें, वो भी स्कूल में ऐसा पढ़ रही थी, वो भी उस बस में थी। और मेरी किडनैपिंग के बाद तो वहाँ कोई नहीं रहा, उसके बाद सब लोग जो हैं वो डर के मारे भाग आए। फिर यहाँ पे बाकी लोगों ने भी यहीं पढ़ा, मैंने भी यहीं पढ़ा, अच्छा, आपने अपनी बाकी की एजुकेशन जो है वो आगे की जम्मू में की? जम्मू मेडिकल कॉलेज में की। तो डर तो लगा, जब लिया तो माँ माँ होती है, कोई भी कहीं भी जगह हो, माँ माँ होती है। तो एक औरत ने कहा कि मेरी आंखों में पटी थी, कश्मीरी में कहा कि इसको क्या करना है। तो एक मिल्टन ने कहा कि इसको, कश्मीरी में कहते हैं मुस्टुदन टास, मतलब इसको गोली मारनी है। तो उसने कहा हाँ। तो उसके दिल में ये चीज हुई, और मुझे भी एकदम आई वाज टेकन अबैक कि भाई जब इसने कहा कि मुझे गोली मारनी है, तो उसका मतलब गाड़ी से बाहर निकाल के गोली मार देंगे। तो उस वक्त तो वो चीज आई, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद जब रखा, बंद किया, फिर उनके कमांडर्स आए, सो कॉल्ड कमांडर्स, फिर बात हुई, तो फिर यही लगा कि भाई इट्स ए किडनैपिंग इन ल्यू ऑफ, तुम्हारे बदले छूटेंगे लड़के, इसलिए हमने आपको उठाया है। सो इट वाज लाइक दैट। डर तो था। हमारे वालिद साहब के बड़े क्लोज साथी थे, वर्कर्स थे, ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, उनको मारा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोर देन 1000 वर्कर्स को मारा गया, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स को मारा गया, मिनिस्टर्स वेर किल्ड, 2 मिनिस्टर्स वेर किल्ड।
सो वही हमने तो सेक्रीफाइसेस की है। हर टाइम में एक अलग-अलग फेज़ आया। 90s का जो फेज़ था, वो एक अलग ही हाइपर फेज़ था। उस वक़्त तो मिलिटेंसी में जाने जाने में फ़ख्र महसूस होता था। बच्चे गए, मारे गए, बॉर्डर पे मारे गए, आते-जाते मारे गए। और मैं कैप्टिविटी के टाइम भी एक चीज़ उनसे ज़रूर ये बात करता था कि आपने 5 दिन की ट्रेनिंग, 10 दिन की ट्रेनिंग करके आप कितना ट्रेन्ड हैं कि आप एक सोफिस्टिकेटेड रेगुलर आर्मी के साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और वार से कुछ नहीं मिलता है। हमने 47 देखा, हमने 65 देखा है, हमने 71 देखा है। वार से तबाही होती है। पर सज्जाद साहब, वो जो वक़्त था, जिन लड़कों की, वो तो हमारे जम्मू कश्मीर के बाशिंदे थे, तो उनकी जंग या उनकी वॉर किसके खिलाफ थी? मैंने कब कहा ना, इस्तेमाल किया गया। जब आप एक रेगुलर वार नहीं जीत सकते हैं, तो फिर आप एक प्रॉक्सी वार के ज़रिए आगे आते हैं। सो इट वाज़ ए प्रॉक्सी वार। लोगों के जज़्बात को, एहसासात को का इस्तेमाल किया गया कि आपके साथ क्या वादा किया गया था, आपको नहीं दिया गया। सो एक टाइम आता है कि आपने एक ऐसी जनरेशन को पकड़ा जो ज़्यादा इमोशनल थी, और उन्होंने उनका इस्तेमाल किया कि भाई देखिए आपके साथ क्या हुआ। लेकिन अगर आप पॉलिटिकली देखेंगे कोई चीज़, तो खिलवाड़ तो किया गया। देखिए, या तो आप स्टेट वे की है कि आपको ये चीज़ नहीं मिल सकती। जैसे हम माँ-बाप के पास बच्चा रोता है, मुझे ये चीज़ चाहिए, तो बाप 2 ही चीज़ें, या देता है या ब्लंटली कहता है मैं नहीं दूँगा। आप कोई चीज़ नहीं देना चाहते हैं, आप सीधा कहिए हम नहीं देंगे। आगे इंसान को पता चलेगा भाई वी आर नॉट गोइंग टू गेट दिस थिंग। लेकिन आप खुद ही वादा करें, खुद ही बोलें, खुद ही यूएन में ले जाएँ, फिर उसको उन वादों को पूरा ना करें, फिर उसके बाद आप उस खुद ही स्टेटस दें। आपने खुद जो है आपने स्टेटस दिया और इसको एक मुआहिदा किया, ने महाराजा साहब ने मुआहिदा किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, और एक मुआहिदे के तहत आपने ये स्पेशल स्टेटस दिया। फिर आप खुद ही उसको वापस लेते हैं। धीरे-धीरे आपने उसको इरोड किया। 65 70 आपने उसको सारा चेंज कर दिया, और चेंज करते-करते लास्ट में जो जो बचा-खचा रह गया था, तो वो भी आपने 5 अगस्त 2019 में खत्म कर दिया गया। सो जब आप किसी जनरेशन को ये चीज़ बताते हैं, तो उस इस 90s की जनरेशन को ये लगा कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ है, पर सज्जाद और साहब, उस ट्रैप में आ गए। अगर उस चीज़ के बारे में आप उस वक़्त को सोचें, 90s के दौर से पहले जब महाराजा साहब ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, तब भी पावर में कांग्रेस थी। अब 90 के दशक की बात करें, तब भी पावर में कांग्रेस थी, और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ ही अलायंस कर बैठी है। तो आज क्या कश्मीरी लोगों को या बच्चों को ये नहीं लगेगा कि हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धोखा दिया? नहीं, देखिए, अ, उस वक़्त आपने बिल्कुल सही कहा कि 47 में, 53 में, इस सब चीज़ों टाइम में कांग्रेस थी। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि कांग्रेस की हुकूमतें थी, उन्होंने ही इस चीज़ को एरोड किया। लेकिन इस वक़्त की जो पॉलिटिक्स थी, इस वक़्त जो कहते हैं ना कि लास्ट नेल इन द कॉफिन, वो हुआ जब हमारा एब्रोगेशन हुआ। जो हमारे पास बची-खची जो चीज़ थी, उसको लिया गया। अ, आप मुझे बताइए, आप जम्मू और कश्मीर को हिंदुस्तान का ताज मानते हैं, आप ताज समझते हैं, तो क्या ताज के टुकड़े किए जाते हैं? कहीं भी आपको हिस्ट्री जम्मू इसमें हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी आपको ये नहीं सुनने को मिला होगा कि आपने कितनी यूटीज को, एक ज़माने में 15 ही स्टेट होती थी, पहले 12, फिर 15, फिर 18 स्टेट थी, फिर 22 हुई, जी। आज 30 स्टेट्स से ज़्यादा हो गई। यूटीज को स्टेट बनाया गया। कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि आपने स्टेट को यूटीज बनाया गया और 2 टुकड़े कर दिए गए। आज लद्दाख वाले भी पछता रहे हैं, जो उनके पास हिल डेवलपमेंट काउंसिल के जो पावर्स हमने उनको दिए हुए थे स्टेट ने, वो सबसे बहुत ज्यादा पावरफुल। आज लद्दाखी शोर मचा रहे हैं। आज वो भी समझते हैं उनकी जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, वेदर इट्स करगिल और लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल, वो आज म्यूनसिपलिटी से भी बदतर है। पर यूटी की डिमांड भी तो लेह लद्दाख वालों की थी, जोर शोर से डिमांड जोर की थी शोर से उन्होंने। उन्होंने की थी, उनको पता था शायद कुछ मिलने वाला है। आज उनको पता चल रहा है कि हमने क्या खोया और क्या पाया। आज करगिल वाले भी कह रहे हैं जी, वो तो करगिल वाले तो कहते हैं जी हमें यूटी शूटी, आप हमें जम्मू एंड कश्मीर के साथ रखते, दे आर रेडी टू बी पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो आप जिसको बोलते हैं कि आप ये ताज है, ताज के टुकड़े तो नहीं किए जाते। आपने उसी 370 के तहत नॉर्थ ईस्ट को 371 ए बी सी पावर्स दिए।
तो आपने उनसे नहीं छीने, तो हमारी क्या खता है? हमसे क्यों छीनेंगे? और उस वक़्त की जो चीज़ हुई, ये जो एब्रोगेशन हुई, इसकी वजह से हमारे पास कोई वो ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जिस जमात ने ये एब्रोगेशन की, जिस जमात ने ये चीज़ें की, तो हमें तो उन जमातों के साथ मिलके हुकूमत बनानी थी, उन जमातों के साथ चलना था जो हमारे साथ थी प्रेज़ेंटली। तो इसलिए ये जो कोलिशन हुई, ये उसी का नतीजा था कि हमने कांग्रेस और हमने यहाँ पे कोलिशन की। एक बार पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस एनडीए के साथ रह चुकी है। इस बार इलेक्शंस हुए और कश्मीर की वोटिंग परसेंटेज में एक राइज देखने को मिला टोटलिटी में, जिसका नतीजा शायद ये भी रहा कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिकॉर्ड सीटें जीती कश्मीर प्रोविंस में। तो अलायंस पार्टनर बीजेपी के साथ अलायंस में आते नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या दिक्कत हो सकती थी? देखिए 2 चीज़ें, रिकॉर्ड परफॉर्मेंस इससे पहले 97 96 में भी हुई, जब हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ आए और हमने उसको ऑटोनॉमी की बिल पास की। हमने कोई हिंदुस्तान के आईन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं की, ना हम करते हैं, ना हम बोलते हैं। उस वक़्त भी हमने रेज़ोल्यूशन पास की कि हमारा ऑटोनॉमी की जो रिपोर्ट है इसको सबमिट किया और हमें कहा इसको एक्सेप्ट किया जाए। उस वक़्त जब फारूक अब्दुल्ला 96 में कोई सामने नहीं आ रहा था। फारूक अब्दुल्ला टूक द इनिशिएटिव, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इनिशिएटिव लिया और हमने इलेक्शन लड़ा। जिसे मैंने आपसे कहा कि हमारे कई कार्यकर्ता मारे गए, मिलिटेंसी का शिकार हुए, मिनिस्टर शिकार हुए, लेजिस्लेचर शिकार हुए, एक्स लेजिस्लेचर शिकार हुए, घर उजड़े हम लोगों के। तो उस वक़्त से फारूक अब्दुल्ला सामने आया और जब शपथ ग्रहण हुई एसकेआईसीसी में, तो कहा गया, सब पूरे हिंदुस्तान के अपोजिशन की और रूलिंग पार्टी के सारे टॉप पॉलिटिशियन वहां मौजूद थे और कहा गया कि फारूक यू आर नॉट अलोन, द होल नेशन इज विद यू। आज आप ऐसी चीज कर रहे हैं और उसके बाद आप बोलते हैं कि हमने तबाही की है। आप ये बोलते हैं आपने हमारे सारे लीडरशिप को बंद कर दिया एब्रोगेशन ऑफ 370 के टाइम पे। आज आप कहते हैं कि हमारा कसूर है। इट हर्ट्स। जिस मुल्क के लिए हम साथ रहे, जिसके लिए हमने कुर्बानियां दी। जैसा आपने बोला कश्मीर प्रोविंस में उन्होंने जाने दी। अगर आप जम्मू प्रोविंस की बात करें, डोडा, किश्तवाड़, तब अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ से भी काफ़ी लीडर रहे। तो शहीद दोनों तरफ हैं, शहीदों को कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा सकता। वो शहीद है। वो डोडा में लोग मारे गए मिलिटेंसी से, वो भी शहीद हैं। जो हमारे राजौरी पुंछ में मारे गए, वो भी शहीद हैं। सो शहीदों को आप कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने भी मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए, मुल्क की बका के लिए काम किया और वो शहीद हुए, वो सब शहीद हैं। हमारे लिए वो सब शहीद। आपके वालिद साहब मोहम्मद शफ़ी जी सबसे पहले 1972 में चुनाव जीते। उसके बाद 5 बार लगातार लेजिस्लेचर रहे। फिर 2009 से 2014 तक मेंबर पार्लियामेंट रहे राज्यसभा में। फिर उसके बाद 2014 में दोबारा लेजिस्लेचर। और अब जब यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर में 2024 में चुनाव हुए, तो उसमें आपने एक कद्दावर नेता को हराकर जीत हासिल की और कश्मीर प्रोविंस में शायद सबसे ज़्यादा जो वोट्स हैं वो आप ही को पोल हुए हैं। तो क्या वजह है कि उड़ी के लोग आपके परिवार को इतना प्यार करते हैं? उसके 2 रीज़न्स हैं। एक, मेरे वालिद साहब ने अपनी 52 साल की सियासत में कभी भी कोई डिफरेंस नहीं रखा। उनके लिए प्रजा सब एक थी। वो हमेशा ये कहते थे कि जिन्होंने मुझे इलेक्शन जीतने के बाद जिन्होंने मुझे वोट दिया, मैं उनका भी मिनिस्टर हूँ, उनका भी एमएलए हूँ, और जिन्होंने नहीं दिया, मैं उनका भी एमएलए हूँ, उनका भी मिनिस्टर हूँ। उनका हमेशा ये था कि उनकी कोशिश थी कि उड़ी के हर घर में अगर कुछ नहीं तो कम से कम एक शख्स ज़रूर नौकरी लगे, ताकि उनसे उस घर की तरक्की होगी, और उन्होंने वो कर दिखाया। मैं आपको बड़ी एक वाक़ा सुनाता हूँ मेरी किडनैपिंग के टाइम का ही। क्योंकि मिलिटेंट्स एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह ले जाते थे, तो एक जगह एक घर में ले गए और वहाँ पे एक शख़्स, मैं अंदर कमरे में था, तो एक शख़्स बाहर मिलिटेंट्स के साथ आर्ग्यूमेंट कर रहा था। तो मैंने कहा, यार ये एक फरिश्ता कहाँ से आ गया? मैं कहाँ उड़ी, कहाँ श्रीनगर से किडनैप, कहाँ ये बडगाम डिस्ट्रिक्ट में एक बंदा मेरे लिए कर रहा है। मैंने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप मेरे लिए इतना क्यों झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में चपरासी हूँ, और मुझे ऊपर वाले के पास जो अगर ये रिज़्क रोज़ी मिली है, तो उसके बाद आपके वालिद साहब ने दिलाई है। कहता, मैं आपके वालिद साहब के पास गया और मैं उनके पास फरियाद की, तो उन्होंने कहा एप्लीकेशन दे दो। कहा मेरे पास एप्लीकेशन नहीं थी। कहा कोई कागज़ दे दो। कहा मेरे पास कागज़ भी नहीं था। गाड़ी रोक के उन्होंने उनको रोका था। तो कहा
सिगरेट पीते हो? कहा हाँ, कहा डिटो की तरह बोला जनाब पीता हूँ। कहा सिगरेट की डब्बी दो। कहता उस सिगरेट डब्बी को उन्होंने फाड़ा, अंदर से व्हाइट होता है। कहा उस पे लिखा अपॉइंट हिम अगेंस्ट द अवेलेबल वैकेंसी। कहा मैं उस पे लगा हूं, तो मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए लड़ूं कि नहीं लड़ूं। तो उन्होंने वो देखा है, वो वैसे वैसे कारनामे मतलब कि उस पे लोगों को नौकरियां लगाई हैं। तो आज तो ये पॉसिबल ही नहीं। आज तो हम एक यूटी स्टेट बनी हुई है। आज चीज हर चीज के लिए हम डिपेंडेंट है। आज हमारा कैपेक्स बजट जो है वो दिल्ली से पैसा अलाट होता है, फिर हम बजट बनाते हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि स्टेटहुड हमारे लिए बहुत जरूरी है। स्टेटहुड को बहाल करना बहुत जरूरी है। उस वक्त हमारी नौकरी हमारी जमीनों को बाहर वाला नहीं ले सकता था, और आज आप देखिए क्या हालत है। हमारी जमीनें, आप इमेजिन कीजिए मुरलीधरन को जमीन मिल गई थी 200 कनाल। यार मर गए हमारे लोग, जो मुरलीधरन को आप दे रहे हो, उसको पसंद नहीं आई, वो छोड़ के चला गया। पसंद नहीं आई या नेशनल कॉन्फ्रेंस के पावर में आने के बाद, जब असेंबली में इस बात का मुद्दा उठाया गया, उसके बाद ज़मीन वापस ली गई? नहीं नहीं नहीं, ये उससे पहले ही जो उन्होंने बताया कि हाँ उसको दी थी, लेकिन शायद उसको उसको वायबल नहीं लगी, ऐसा हुआ है। हमें कोई कह रहा है कि भाई किसी शख्स ने जमीन 200 कठुआ साइड में 2 लाख रुपए कनाल ली और 14 लाख रुपए कनाल बेच के चला गया। हमारी जमीनों को लेकर बेचा जा रहा है। आप इंडस्ट्री देखिए, कौन लोग आके लगा के ले रहे हैं, सब्सिडी लेके चले जा रहे हैं। और हमारा जम्मू का इंडस्ट्रियलिस्ट आज कहां पहुंचा है? आप देखिए डिजर्टेड लुक से हमारी दुकानें बां बां कर रही हैं। 70% 80% सेल के ऊपर भी खाली मार्केट पड़ा हुआ है। इट हर्ट्स। जब आपकी बाकी स्टेट्स में जमीनों के ऊपर और नौकरियों के ऊपर आपके पास पावर्स हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप नहीं कर सकते हैं, उत्तराखंड में नहीं ले सकते हैं, हिमाचल में नहीं ले सकते हैं, तो हमारे साथ ये ऐसा क्यों है? इसीलिए हम कहते हैं कि भाई स्टेटहुड आना बहुत जरूरी है। हम थोड़ी सी रिसर्च कर रहे थे, तो पता चला कि 1991 में आपके वालिद साहब को चीफ मिनिस्टर बनने का भी मौका मिला था, बट ही टर्न दैट डाउन। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को कौन ना बोल सकता है? हार्ड टू बिलीव। कई बार चीजें आती हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज जो है वो लॉयल्टी होती है, और हमेशा हमने अपने वालिद साहब से एक ही चीज सीखी है, लॉयल टू द लीडरशिप, लॉयल टू द पार्टी। पार्टी से बढ़ के कोई चीज नहीं है। वी आर लॉयल टू द पार्टी, वी आर लॉयल टू द लीडरशिप। और यही चीज मैंने अपने वालिद साहब से सीखी है। उन्होंने भी अपने 54 years of his career, he has always been a loyal soldier of the party and he has always dedicated his life to the party। और वही चीज मुझ में भी है। आई एम लॉयल टू द पार्टी, आई एम मेरी लॉयल्टी जो है अपनी लीडरशिप के ऊपर है, अपनी पार्टी की तरफ है, और हमेशा हम वही करते रहेंगे। एज ए डॉक्टर करियर परस्यू करने के बाद पॉलिटिक्स में आने का डिसीजन अब्रप्ट था, या शुरुआत से ये चीज़ सोच रखी थी कि मेरे को इन दी एंड पॉलिटिक्स ही ज्वाइन करनी है? नहीं, इंटरेस्ट था, वालिद साहब को देख देख के इंटरेस्ट जरूर था। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले मेडिकल परस्यू किया। हालांकि मुझे शौक जो था वो जर्नलिज्म का था और वकील बनने का था। लेकिन बीइंग द एल्डेस्ट चाइल्ड, वालिद साहब को ये था कि ऐसी फील्ड में डाला जाए जहां पे लोगों की खिदमत खलक की जाए, जहां करप्शन ना हो, जहां कम करप्शन हो। जहां हालांकि वो वेरी सॉरी टू से आज हमारे इस मेडिकल प्रोफेशन में भी वो चीज घुस गई है, करप्शन नाम की। उस वक्त बड़ा साफ सुथरा माना जाता था, तभी डॉक्टर शायद खिदमत पुराने लोग कहते थे कि दो ही प्रोफेशन हैं जिन्हें इज्जत बख्शी जाती है, या डॉक्टर साहब और मास्टर जी। मास्टर जी। एंड मेरे घर में दोनों चीजें थी। मेरे वालिद साहब स्टार्टेड हिज कैरियर एज ए टीचर। सो मैंने असेंबली में पहली स्पीच में सबसे पहले बात यही बोली थी कि जब ग्रांट्स आई एजुकेशन और हेल्थ पे, तो मैंने यही कहा था कि एजुकेशन इज इन माय जीन्स एंड हेल्थ इज माय प्रोफेशन। और मैं भी डायरेक्टर बन सकता था और आज डायरेक्टर होता, लेकिन मैंने उन सब चीज़ों को मैं भी रिटायरमेंट के बाद आता, लेकिन मैंने सब चीज़ें जो हैं वो उससे पहले ख़त्म की। वीआरएस लिया जस्ट टू सर्व माय पीपल। 2018 में जब आपने वीआरएस लिया, तो आपको लगा नहीं कि बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ? ज़िंदगी खुद एक, मैंने हमेशा ही समझा है कि ज़िंदगी एक रिस्क है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं आई एम ए फर्म बिलीवर ऑफ डेस्टिनी। मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। और जो अल्लाह ताला ने, जो ऊपर वाले ने आपके लिए रखा है वो आपको मिलेगा, लेकिन मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है उसके लिए। और जब आप लोगों की खिदमत खलक के लिए उतरे हैं, तो फिर रिस्क और ना रिस्क होना कोई ऐसी बात नहीं है। मैं 2018 के बाद
कॉन्स्टिट्यूंसी में बैठा, उससे पहले भी लोगों की खिदमत करता रहा। कोरोना आया तो मैं उधर ही बैठा हुआ था, एब्रोगेशन के बाद मैं वहीं बैठा हुआ था। तब भी सेक्रेटेरिएट कोई नहीं जाता था तो मैं जाता था। मैं सोचता कि मेरे जाने से मेरे इलाके में कोई काम हो जाता है, कोई प्रोजेक्ट हो जाता है तो मुझे करना चाहिए। तो उसी का नतीजा तो था कि सारी पार्टीज एक तरफ, कांग्रेस, बीजेपी, पहाड़ी फ्रंट, पीसी, सारे एक तरफ हो गए और एक जॉइंट कैंडिडेट खड़ा किया। और मैं फर्स्ट टाइमर एंड लोगों की प्यार मोहब्बत शफकत से और जॉइंट कैंडिडेट का नाम कोई छोटा नाम नहीं था। नहीं था। ताज मुहिद्दीन एक कद्दावर नेता रहे हैं कश्मीर प्रोविंस के। बिल्कुल मिनिस्टर रहे। और वही मैं बात कह रहा हूँ कि एक तरफ सब जमातें इकट्ठे हुए और एक तरफ मैं अकेला था। और लोगों ने हाई वोट्स दे के मुझे कामयाब किया। ये लोगों का प्यार ही तो था। आपने अपने वालिद साहब का दौर भी देखा है पावर का, और अब अपना भी देख रहे हैं, कितना फ़र्क दिखता है? बहुत फर्क है। मैंने असेंबली की पहली स्पीच में ये पहला अल्फाज यही बोला था कि मैं जब स्पीकर गैलरी में बैठता था और देखता था, मैं जिस असेंबली में आना चाहता था ये वो असेंबली नहीं। मैं उस असेंबली में आना चाहता था जो असेंबली मोस्ट पावरफुल असेंबली ऑफ इंडियन स्टेट्स थी। आज ये वो असेंबली नहीं है। लेकिन चलिए आज मिलके, मैंने अपोजिशन से भी ये कहा कि इकट्ठे होके स्टेटहुड के लिए, फुल स्टेटहुड के लिए, रेस्टोरेशन के लिए बात करें। ऐसा ना हो जाए कि आने वाली नस्लें हमें माफ ना करें। ब्यूरोक्रेसी के साथ काम करने में कोई दिक्कत हो रही है? कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर लगता है? स्पेशली जब जम्मू कश्मीर अब एक यूटी है। बिल्कुल है। देखिए यूटी में होम डिपार्टमेंट आपके पास नहीं है। यूटी में आपके पास जीएडी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में खास तौर पे आईएएस जो है, आप उनकी ट्रांसफर्स नहीं कर सकते हैं। आईएएस ऑफिसर्स को आप ट्रांसफर्स नहीं कर सकते। इस वक्त ब्यूरोक्रेसी भी बेचारी जो है ना, वो भी बीच में लटकी हुई है। वो भी चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ बैठ के काम करें। उनकी भी अपनी कंपल्शंस है। अब ये वही बात है कि हमारे साथ करते हैं तो दूसरी जगह साहब नाराज हो जाते हैं। सो दे आर आल्सो सैंडविच्ड। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर इस रियासत को आगे ले जाना है, अगर आप वाकई सिंसियर हैं कि हम जम्मू और कश्मीर को तरक्की की राह पे ले जाएं, अगर आप चाहते हैं कि वही ताज, जम्मू कश्मीर जो हमारा मुल्क का ताज है, उस ताज को, उसको हम ताजपोशी पूरी तरह मुकम्मल करें, तो स्टेटहुड देना बहुत जरूरी आपको क्या लगता है एक पावरलेस सा स्ट्रक्चर है जम्मू कश्मीर की प्रेजेंट गवर्नमेंट का? है। पावरलेस स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन देखिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपकी गवर्नमेंट को रन करने के लिए आपके ऊपर वाली जो ब्यूरोक्रेसी है वो आईएएस ऑफिसर्स की। मैंने कहा ना कि वो बेचारे काम करना चाहते हैं। आईएएस ऑफिसर्स वांट्स टू वर्क विद द गवर्नमेंट, बट नहीं दिया जा रहा है। रोक कौन रहा है? खींचाता नहीं है। आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, जब टू पावर स्ट्रगल्स हो तो जहाँ एक जगह पे आपको इनसे इनसे भी बात करनी, इनसे भी बात करनी है, तो फिर एक तो नाराज होगा। दूसरी बात है कि मैं ऑगमेंट कैडर जो है, इट शुड बी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं समझता हूँ। जो हमारा स्टेट का अपना आईएएस आईपीएस कैडर था, इट शुड इम्प्लीमेंटेड। ऑगमेंट कैडर नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ऑफिसर जब एक स्टेट के लिए आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर आता है, उसको पता है कि अगर उसकी 30 साल की सर्विस है, अगर वो डेपुटेशन पे जाता है 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, लेकिन मोस्ट 20 ईयर्स वो इस स्टेट में काम करता है, उसको एक दर्द होता है, उसको एक एफिलिएशन होती है, उसको लिहाज होता है, वो चाहता है कि स्टेट फूले फले। तो वो एक बॉन्डिंग होती है। लेकिन आप भी अगर कहीं चले जाएंगे यार, 2 साल के लिए जाना है, आपको वो प्यार, वो मोहब्बत, वो ज़ील नहीं होगी उधर उस अवाम के लिए, उन लोगों के लिए। सो हमारा स्टेट कैडर जो है वो वापस रिस्टोर होना चाहिए। ऑगमेंट, अब ऑफिसर मिजोरम से आ रहा है, वो आना नहीं चाहता होगा, लेकिन ऑगमेंट में आ गया, दिल उसका लग नहीं रहा है, 2 साल के लिए वो आ रहा है, ही जस्ट स्पेंडिंग दोस 2 इयर्स, एंड उसके बाद मुझे खिसक जाना है। कोई गोवा कैडर से आ रहा है, कोई मिजोरम से आ रहा है, कोई पांडिचेरी से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कि हमारे यहाँ से ऑफिसर वहां जाएगा, उसको क्या दिल लगेगा? वो भी दिन गिन रहा है, वहां 2 साल कंप्लीट हो, मैं भी भागू वापस। सो ये गलत जो है हमारे साथ, ये भी एक बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है हमारे साथ। इट शुड बी अबॉलिश्ड एंड हमारा स्टेट कैडर जो है वो वापस रिस्टोर किया जाए। सैलरीज मिल रही हैं सज्जाद साहब? हाँ, सैलरी तो मिल रही। सीडीएफ और कोठियाँ? सीडीएफ, हमने कहा है कि सीडीएफ 10 साल पहले जो सीडीएफ था उसको इंक्रीज किया जाए। हम अपने लिए नहीं चाह रहे। देखिए सीडीएफ लोगों के लिए हम चाह रहे हैं।
लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। लोगों के छुट-मुट मसले हैं, किसी को हेल्थ इश्यूज़ हैं, किसी के मामूली कहीं गाँव में कोई अचानक कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई स्लाइड हुआ है, वहाँ दीवार देनी है, कहीं पाथ नहीं है, उसको बनाना है, कहीं रोड नहीं है, उसके लिए इमीडिएट पैसा देना है। तो सीडीएफ जो है, कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड जो है, हम कहते हैं कि इट शुड बी इंक्रीज्ड। जो 10 साल पहले जो थी, वो नहीं होना चाहिए। देखिए 10 साल के बाद एस्केलेशंस कितनी हो गई है, इन्फ्लेशंस कितनी हाई हो चुकी है, अ, महँगाई हो चुकी है। आप देखिए कि मतलब ऑफिसर्स ही आप देखिए, उनकी ग्रेजुएटी होती है, उनकी जो पे जो 10 साल पहले थी, 10 साल आज वो पे नहीं है। सो सीडीएफ जो है, सीडीएफ हम चाहते हैं कि सीडीएफ शुड बी इंक्रीज। अभी तो 6 महीने में तो सीडीएफ मिला नहीं, तो अब कह रहे थे कि अब 6 महीने का सीडीएफ तो हमारा खा गई। तो अब देखते हैं अप्रैल के बाद रिलीज करते हैं, बोला है रिलीज करने के लिए, वो करेंगे। तो कोठियां तो हमें चाहिए नहीं, हम कोठियां तो नहीं बोल रहे, हम कहते हैं जम्मू आए हैं तो 2 कमरे तो दे दीजिए कम ये से कम। सरकारी भाषा में कोठियाँ बोलते थे पहले से, तो दैट्स व्हाई मैंने ये टर्म यूज़ किया। अभी तक अलॉट हुए हैं नहीं? नहीं, अभी तक कुछ लोगों को अलॉट हुई हैं, अभी नहीं है, ये उतनी सुविधा भाईचारा नहीं है। बनाने का तरीका तो नहीं है कि आप लोग कश्मीर से जम्मू आएँ तो जम्मू वाले पॉलिटिशियंस के रुकें, और जम्मू वाले पॉलिटिशियन जब कश्मीर जाएँ तो आप लोगों के रुकें? नहीं, भाईचारा तो देखिए, बीइंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड एफिलिएशंस एंड अपनी वो अलग चीज है। फर्स्ट आर वी आर ह्यूमन बीइंग्स। तो वो मोहब्बत, वो प्यार, वो भाईचारा तो हमारी रियासत तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थी। आप देखिए कि जब कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस हुआ, और जिसमें उसके बाद जो हमारे पॉलिटिशियंस का एक्सोडस हुआ वहाँ से, तो जम्मू वालों ने कितना प्यार दिया है, ओपन आर्म्स किए, गले लगाया, और उस वक़्त लोगों को यहाँ बिठाया, खिलाया, पिलाया। वो हमारी परंपरा रही है, और मैं चाहता हूँ कि वो परंपरा हमेशा मौजूद रहे और आगे भी चले। सजाद साहब, उड़ी को लेके आपका क्या विज़न है? उड़ी को लेके मेरा यही विजन है। देखिए, उड़ी हम कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा। उड़ी पूरे नॉर्दर्न इंडिया को पावर देता है, और हम ही पावर के बगैर होते हैं। सीएसआर का पैसा उड़ी का डिस्ट्रिक्ट के बाकी इलाकों में लगा। अब की बार मैंने बड़ा फर्मली बोला है, असेंबली में बोला कि मेरा सीएसआर का पैसा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगना चाहिए। जो 12% पावर है, जो जिसका पैसा स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, उसमें 2%, 1% शेयर जो है सेंट्रल वाला, और 1% स्टेट वाला, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया होना चाहिए। जो आज तक हमें नहीं मिला है, वो हमें मिलना चाहिए। उड़ी हैज ए ह्यूज पावर पोटेंशियल। अभी उड़ी 1 फेज स्टेज 2 का हम पे उस पे लगा रहे हैं, उसमें काफी क्लियरेंसेस हुई है। मैं आज भी एनएचपीसी वालों से मिल के आया हूँ। एनवायरमेंटल क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस हो चुकी है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है कि हम उसका एमओयू ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लें, ताकि काम शुरू, जो उससे 2 चीजें हो जाएंगी। एक, हमें और 12% मिल जाएगा, को डेवलपमेंट के लिए पैसे ही मिलेंगे, स्टेट को भी 12% शेयर मिल जाएगा, और भी कई चीजें मिलेंगी। और बेरोजगार, जो रोजगार, जो मजदूर तबका है, इंजीनियरिंग लड़का है, पढ़ा लिखा तबका है, उनको भी रोजगार मिल जाएगा। सो मेरा मेन थ्रस्ट जो है बेरोजगारी को दूर करने के लिए है। उड़ी में बेरोजगारी कैसे दूर की जाए। इस तरह हमारा मोहरा पावर प्रोजेक्ट है, सबसे पहले महाराजा के टाइम का पहला एक ही प्रोजेक्ट हुआ करता था। वो हेरिटेज प्रोजेक्ट के तौर पे उसको लिया जाए। पिछली बार उसका हुआ भी, टेंडरिंग भी हुई, जब हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, गवर्नर राज था। एलवन भी हुआ, सब कुछ हो गया है, कंपनी को मिला, दिल्ली की कोई कंपनी थी। रीजन बेस्ट नोन टू एट दैट टाइम ऑफ द चीफ सेक्रेटरी साहब, उनको क्या सूझा। एलवन होने के बाद काम स्टार्ट होना था, और उन्होंने वो नहीं होने दिया। बहुत नुकसान हुआ हमारे उड़ी को। मैं चाहता हूं कि मोहरा पावर प्रोजेक्ट भी है पीपीपी मोड में, या स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन उसको ले ले, ताकि वहां पे उसका भी काम स्टार्ट हो जाए। मैं उसको पे रेलवे का प्रोजेक्ट आ रहा है, मैं उसके लिए भी कर रहा हूँ। 2 लेन बीकन का काम चल रहा है। मेरी वो भी है कि वो कंप्लीट हो जाए, वो अच्छे काम चल रहा है वहां पे। और चौथी चीज जो इम्पोर्टेंट है, मैं उड़ी को टूरिज्म मैप पे लाना चाहता हूँ। और मेरे, हाँ, कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 किस्म का टूरिज्म बिल्कुल बड़े आराम से चल सकता है। एक बॉर्डर टूरिज्म, अच्छा खासा रश भी था, लोगों ने आके देखा भी अमन सेतु पे, बॉर्डर टूरिज्म पे। एक बॉर्डर टूरिज्म, एक इको टूरिज्म, क्योंकि हमारे यहाँ मारखोर इज द रियर स्पीशीज गोट, जो सिर्फ हमारे लिम्बर और लच्छीपुरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है, ताकि जो इको टूरिज्म पे बिलीव करते हैं वो जाके उसको देखें, इस रियर स्पीशीज को। और पिलग्रिमेज टूरिज्म, वहाँ बाबा काजीनाग है, बाबा रंगी इमाम है, बाबा अपना फरीद है की श्राइन है, तो बाबा गफूर साहब की श्राइन है। तो अच्छा, हमारे यहाँ छठी पातशाही है, परनपीला में छठी पातशाही है, वो है। फिर हमारे पांडव मंदिर है,
तो वो सब चीज़ें इंसान देख सकता है। और मैं चाहता हूँ कि अभी हमारा बीकन ने एक रोड लिया हुआ है गुलमर्ग टू मनाली वाया ऊटी। अगर वो रोड बन जाता है, तो जो टूरिस्ट बाहर से आ रहा है, अगर वो गुलमर्ग आ रहा है, तो गुलमर्ग से 3 घंटे में वो उड़ी आ सकता है, पांडु मंदिर भी देख सकता है, छठी पातशाही भी जा सकता है, बाबा रंग इमाम भी जा सकता है, और बॉर्डर क्या बोलते हैं, अमन सेतु बॉर्डर टूरिज्म बॉर्डर पे भी जा सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले सालों में उड़ी में इस टूरिज्म को फ़रोग़ दिया जाए। उससे क्या होगा कि हमारी बेरोज़गारी में भी कमी आ जाएगी, रोज़गार भी लग जाएगा, नौजवान इसमें भी आ जाएँगे, ट्रैकिंग्स होंगी। सो मेरा मेन थ्रस्ट इस वक़्त जो है पावर सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर के ऊपर है। सज्जाद साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लगभग 62 साल हुकूमत रही है जम्मू कश्मीर में। तो आपको क्या लगता है, क्या रीज़न्स रहे कि उड़ी जो है वो एक इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बन पाया अभी तक? देखिए क्योंकि 2016 में जब उड़ी का नाम सुर्खियों में आया भी, तो काफ़ी अनफॉर्च्यूनेट रीज़न्स की वजह से। देखिए सही बात है कि बॉर्डर टूरिज्म को उसको फ़रोग़ नहीं दिया क्योंकि हॉस्टाइल सिचुएशन थी 90s के बाद, बॉर्डर वेयर क्लोज़, सीज़फायर वायलेशंस होती थी, तो नहीं हो सकता था। अब जाके जब अमन आया हुआ है, तो हम ये सोचते हैं कि जो इसको टूरिस्ट आ रहा है, नई-नई जगह एक्सप्लोर हो रही हैं, दूध पथरी, सोनमर्ग को नया डेस्टिनेशन उस तरीके से बनाया जा रहा है, दूध पथरी को नई डेस्टिनेशन बनाया जा रहा है। तो हमने भी कहा कि हमारे यहाँ भी इस तरीके से, इसीलिए हमने इसको उड़ी को उसी लाइन पे प्रोजेक्ट किया है कि बॉर्डर टूरिज्म, जैसे यहाँ पे आप देखते हैं कि अमृतसर में वाघा बॉर्डर के ऊपर लोग आते हैं, बड़े शान शौकत से वो परेड देखते हैं। इसी तरह हमारे सुचेतगढ़ बॉर्डर पे जो लोग जाते हैं, तो इसी तरीके से कई लोग जिनको शौक है बॉर्डर देखने का कि भाई पार इलाका क्या डेवलप्ड है, यहाँ कैसे है, कैसे होता है, क्या होता है। सो मैं चाहता हूँ कि उसी वजह से हमने इसको इसको प्रायोरिटी पे रखा हुआ है इसको। एक एवरेज इंडियन उड़ी को 2016 के कायरतापूर्ण हमले के बाद कैसे रिकॉग्नाइज़ करे? क्योंकि काफ़ी अनफॉर्च्यूनेट है कि आज जब उड़ी का नाम नेशनल लेवल पे कहीं सुनने को मिलता है, तो उसके साथ उस अटैक का ज़िक्र ज़रूर होता है। तो एक एवरेज इंडियन कैसे रिकॉग्नाइज़ करे उड़ी को? वो उड़ी को रिकॉग्नाइज़ करे कि उड़ी पीपल आर वेरी पैट्रियोटिक पीपल। उड़ी वालों ने हमेशा मुल्क का साथ दिया है। पीक ऑफ मिलिटेंसी में भी उड़ी वाले हमेशा साथ शाना बशाना खड़े रहे हैं, और उस स्ट्राइक में भी उड़ी वाले शाना बशाना आगे थे अपनी फौज के साथ। और फिर उसके ऊपर फिल्म भी बनी। लेकिन फिल्म वालों से मुझे एक ही गिला है, नाम तो हमारे उड़ी का लिया गया, लेकिन कभी आके उन्होंने 2 पैसे भी उड़ी की डेवलपमेंट के लिए या उड़ी के लिए, चलो टूरिज्म के लिए कोई एक एक व्यू पॉइंट ही बना लेते, करोड़ों रुपए वो उड़ी के नाम पे उन्होंने वो फिल्म बना के वो की, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए, तो वो उन्होंने किया नहीं। सो उड़ी हैज़ बीन ऑलवेज अ पैट्रियोटिक प्लेस। हमेशा लोगों ने शाना बशाना आर्मी के साथ, हालांकि बॉर्डर होने के बाद, और हमेशा शाना बशाना खड़े रहे। और जब भी ब्रंट आया, जब भी गोले गिरे, तो हम उड़ी वालों पे गिरे। हम मुसीबतें देखी तो हम उड़ी वालों ने देखी हैं, लेकिन हमेशा हमने अपनी आर्मी का साथ दिया है, और आर्मी ने भी हमारी उड़ी वालों का साथ दिया है। मैं आपके माध्यम से अपनी इंडियन आर्मी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जब जलजिला आया 2008 का, और हम वहाँ पहुंचे फारूक साहब के साथ, उमर साहब के साथ, हम अपोजिशन में थे, और जब हम वहाँ पहुंचे तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि लिफ्ट कर रहे थे लोगों को जहाज में, लेकिन हमारे इंडियन आर्मी वाले सिविलियंस को लिफ्ट कर रहे थे। अपने जवानों को क्यों में रखा था कि पहले सिविलियंस को लिफ्ट करके बादामी बाग और बाकी हॉस्पिटल में पहुंचा रहे थे, उसके बाद अपने जवानों को पहुंचा रहे थे। उस वक्त कैजुअलिटीज बहुत हाई होती अगर हमारे बॉर्डर पे हमारे इंडियन आर्मी के जवानों ने हमारे लोगों की मदद नहीं की होती। सो आई सैल्यूट टू देम। एंड हमेशा हमारे वहाँ पे सिविल और आर्मी का बहुत प्यारा रिश्ता रहा है, हमेशा अच्छा रिश्ता रहा है, और इंशाल्लाह आगे भी वैसे रिश्ता कायम रहेगा। सजाद साहब, अब आपके जवानी के दौर की बात करते हैं। आपका जवानी का जो पीक टाइम था, जो कॉलेज टाइम था, वो आपने जम्मू में बिताया। उस वक्त जम्मू से आपको क्या अलग लगता था कश्मीर में, और कुछ एडजस्ट करने में दिक्कत आई कभी? देखिए हम कहते हैं ना कि जब हम कॉलेज का डे आया तो मिलिटेंसी स्टार्ट हो गई। तो पहले 2 साल तो हमने वो ब्रंट देखा है, और जब फिर किडनैपिंग के बाद यहाँ पहुंचे, तो एक उस माहौल से निकल के, उन हालात से निकल के यहाँ आना, अ, तो नई दुनिया थी। लेकिन जो प्यार, जो मोहब्बत जम्मू वालों ने मुझे दी है, मैं उसका आई कांट रिपीट। मिलने जुलने में कोई दिक्कत हुई थी शुरुआत में? बिल्कुल नहीं, कोई मिलने जुलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। बीइंग ए पहाड़ी, लैंग्वेज बैरियर नहीं था।
असें भी पहाड़ी हैं, पहाड़ी बोलते हैं। तो पहाड़ी बीच तो डोगरी बीच कोई खास फ़र्क नहीं है। तो वो बैरियर नहीं था। और जो प्यार-मोहब्बत यहाँ के मेरे अपने क्लासमेट्स ने मुझे दी और फिर लोगों ने दी, और वालिद साहब ने जो काम पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के लिए एज़ ए पॉलिटिशियन, एज़ ए मिनिस्टर फॉर 35 ईयर्स किया था, इट पेज़। लोगों ने उसको प्यार और मोहब्बत से किया, तो इसलिए मुझे तो जम्मू इज़ माय सेकंड होम। जम्मू को तो मैं अपना घर समझता हूँ। उस वक़्त टाइम कैसे गुज़रता था? उस वक़्त मूवीज़ के लिए जाते थे या कोई ऐसा कोई एक दोस्तों में होता है कि कोई एक ठिकाना है कि हाँ, रोज़ शाम को या कुछ दिन बाद वहाँ पहुँचना ही पहुँचना है? बिल्कुल, कॉलेज के बाद कॉलेज कैंटीन, और वहाँ बैठते थे। उन दिनों मोटरसाइकिल, उन दिनों गाड़ियों-शाड़ियों का ज़्यादा नहीं था, स्कूटर और मोटरसाइकिल होते थे। तो मूड आता था तो मानसर चले जाते थे, लेकिन ग्रुप्स में चले जाते थे। पत्नीटॉप चले जाते थे, कभी-कभी शिमला की तरफ भी चले जाते थे। तो और उस वक़्त केसी के जो कॉम्प्लेक्स है, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट जो है, उसके नीचे वो एक रेस्टोरेंट होता था, दैट वाज़ द ओनली हैपनिंग प्लेस एट दैट टाइम। तो वहाँ पिज़्ज़ा खाने चले जाते थे। सो चाइल्डहुड मेमोरीज़ वैसी ही हैं, और वही प्यार और मोहब्बत था। एनसीसी का मैं कमांडर था। मैंने एनसीसी में रिपब्लिक डे परेड्स पे एज़ ए कमांड किया हुआ है, एनसीसी स्क्वाड को अपने को। आरडी? आरडी आरडी के लिए सिलेक्ट हुए। यहाँ पे साइंस स्कूल में पढ़ते थे। शौक था, आर्मी में जाने का शौक था आपका उस सैनिक ज़माने में। स्कूल मानसबल था। मानसबल था। तो शौक था। एनसीसी में आर्मर्ड विंग ली हुई थी, कमांड करता था, लॉन्ग डिस्टेंस रनर था। आई वाज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर। तो बाकी फुटबॉल भी खेलते थे, हैंडबॉल भी खेलते थे। एनसीसी की ट्रेनिंग ने कुछ हेल्प की ग्रूमिंग करने में? एनसीसी की हेल्प ने, देखिए साइंस स्कूल में रहने का, बोर्डिंग स्कूल में एक डिसिप्लिन लाइफ होती है, सो दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। और वो उसमें ग्रूमिंग एज ए डिसिप्लिन, कमांड सुनना, कमांड देना, सो दैट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनसीसी ट्रेनिंग। और साइंस स्कूल में पढ़ने का, आई वाज अ डिबेटर। सो आज भी मुझे अपने जो कोलीग्स हैं वो कहते हैं कि हमें तब से पता था कि यू विल जॉइन पॉलिटिक्स, तुम्हारी डिबेट थी और तुम डिबेट किया करते थे। एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू स्टूड फर्स्ट इन माय डिबेट। सो वो चीज़ें थी बचपन की। जो पुरानी गवर्नमेंट्स रही हैं जम्मू कश्मीर की, जम्मू और कश्मीर की डेवलपमेंट्स को लेके, उसमें कुछ डिस्पैरिटी लगती है आपको? डिस्पैरिटी ऑन व्हाट ग्राउंड्स? ऑन ग्राउंड ऑफ डेवलपमेंट्स? देखिए, हर गवर्नमेंट का अपना एक एजेंडा होता है, लेकिन जो पुरानी गवर्नमेंटों ने बातें की, उनने बातें ज़्यादा की, डेवलपमेंट्स कम की। मतलब मैं आपको कहता हूँ कि हमने ही आरईटी स्कीम हमने की 2002 में। उस वक़्त हार्डली, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूँगा, हमें कोई 10+2 मिलता ही नहीं था उसके बाद। लेकिन आने वाली गवर्नमेंटों ने बातें ज़रूर की, लेकिन काम नहीं किए। ख़ास तौर पे एजुकेटेड लॉट्स के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए अगर किसी जमात ने काम किया, वो सिर्फ़ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। रहबरे तालीम, रहबरे जंगलात, रहबरे सेहत, ये स्कीम सब नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम आई है। जब भी अनएम्प्लॉयमेंट की दूर करने की बात हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है। आज इसके देखिए कि पिछले कई सालों से पीएससी में कितनी हज़ार पोस्टें खाली पड़ी हैं, दे वर नॉट फिल्ड अप। एसएसआरबी में पोस्टें खाली पड़ी हैं, दे वर नेवर फिल्ड अप। तो हमारे नौजवान कहाँ जा रहे हैं? हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है, इसको हाईएस्ट है इन द कंट्री। वेयर विल गो? दे हैव जस्ट इस्तेमाल किया, लेकिन काम नहीं किया। 370 के एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर का माहौल कैसा रहा और कुछ डिफरेंस लगता है आपको आज? बिल्कुल डिफरेंस है। 370 में आपके पास, आपके लैंड्स के आपके पास पावर थे, आपकी जॉब्स की, नौकरियों के आपके पास पावर थे। हम किसी के खिलाफ नहीं है। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि कारने आमद चक सलामत। पहले अपना घर, पहले अपने नौजवान, पहले इनका सोचना है, इनके फ्यूचर का सोचना है। आज जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अब कोई भी आके जम्मू कश्मीर में फार्म भर के नौकरी लगा सकते हैं। हमारे लोगों में जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो 370 से वो जॉब सिक्योरिटी थी। आपकी जमीन को ज्यादा से ज्यादा कोई लीज पे ले सकता था, खरीद नहीं सकता। मैंने कहा ना कि यहाँ ये ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं कि यहाँ पे जमीनें कौड़ियों के भाव बेची गई हैं लोगों को, जम्मू में भी और श्रीनगर में भी। जम्मू में ज्यादा, 2 लाख की जमीन ली गई है, 14 लाख में बेच के फुर हो गए। ये नुकसान जम्मू कश्मीर की आवाम का है, जम्मू कश्मीर के लोगों का है। जब ये पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, तब आपको पता चलेगा कि हमने क्या खोया और क्या पाया। सजाद साहब, ये हुए एब्रोगेशन के नेगेटिव्स। कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं?
मुझे तो कोई एज सच कोई पॉजिटिव थिंग तो नजर आ नहीं रही। जैसे कश्मीर में पत्थरबाजी का ना होना, बिजनेस में राइज स्पेशली इन कश्मीर, और 2024 में तो हाईएस्ट टूरिस्ट इन्फ्लक्स रहा है, रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। नहीं वो ठीक है, पीस हैज प्रिवेल्ड, उसमें कोई शक नहीं है। देखिए ये फेजेस लोग भी जानते हैं हमें कैसे इस्तेमाल किया गया, हमें कहाँ पहुंचाया गया। एक टाइम लगता है, एक टाइम फ्रेम होता है, धीरे 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 धीरे। आपको लगता है अब कश्मीर जो है, कश्मीरी आवाम जो है, वो रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ ज़्यादा कनेक्टेड फील करता है? जैसे रेलवे लाइंस जा रही हैं, टनल्स बन रही हैं, पहले वजह चाहे उसकी कोई भी रही हो, बट पहले कश्मीर में इन चीज़ों को लेके ऑपोजिशन थी, अब एक्सेप्टेंस है। ये डिफरेंस। देखिए मैंने कहा ना हर जनरेशन का एक अपना है। देखिए 90s में जो आया उस जनरेशन को कैसे क्या बोला गया, क्या चीज हुई, हर एक टाइम में अपने टाइम में अपने फेजेस में ये चीजें आती आई हैं। इस वक्त जो टाइम है इसमें कोई शक नहीं है कि नौजवान करना चाहता है, पीस हैज प्रिवेल्ड। कोशिश है कि भाई जो है पीस रहे, लोग तरक्की करें, लोग आए, टूरिस्ट में इजाफा हुआ है इस वक्त। आज मैं देख रहा था कि टुलिप गार्डन में अभी तक 14 लाख लोगों ने 15 दिन में 14 लाख लोग क्रॉस कर चुके हैं। तो मतलब इट्स अराउंड 1 लाख पीपल पर डे। तो अच्छी चीज है। मैंने दिसंबर में टूरिस्ट आते देखा है, जबकि पहले दिसंबर में टूरिस्ट नहीं आता था, और सिर्फ अगर आता भी था तो गुलमर्ग जाता था। लेकिन अब टूरिस्ट आता है, अगर 7 दिन का टूर लेने आता है तो वो गुलमर्ग भी जाता है, पहलगाम भी जाता है, श्रीनगर में भी 2 दिन रहता है, निशात और शालीमार गार्डन को भी देखने जाता है। तो कुछ चीजें पीस, देखिए पीस होगा तो सब चीजें हो, पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अल्लाह करे कि ऐसी ही पीस रहे और हमारे नौजवानों को जॉब्स मिले, हमारी जमीनों को और हमारी नौकरियों को जो है कोई ना ले, और उसके लिए हमारा स्टेटहुड होना बहुत जरूरी है। 370 की एब्रोगेशन के बाद ये पहला इलेक्शन था, और दूसरा असेंबली सेशन अभी हाल ही में खत्म हुआ है। क्या कुछ खास रहा है असेंबली सेशन में इस बार? लोगों के मुद्दे थे, हर एक लेजिस्लेचर ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के मुद्दे उठाए और बड़ा अच्छा सेशन चला। सिर्फ लास्ट 3 दिन जो है हमारे जाया हो गए असेंबली के। कुछ बिल्स थी, इंपॉर्टेंट बिल्स थी, स्टेटहुड की बिल थी, बाकी बिल्स थी वो नहीं ला सके, वो क्योंकि वक्फ बिल की वजह से। पर आपको लगता है जब असेंबली में स्पीकर साहब ने, ऑनरेबल स्पीकर ने पहले ये चीज़ क्लियर कर दी कि इस चीज़ को लेके असेंबली का माहौल ख़राब नहीं किया जाना चाहिए, या इस चीज़ पे डिस्कशन करके कुछ आउटपुट नहीं निकाला जाए, तो क्या एक पार्टी की वजह से, मैं बोल देता हूँ पीडीपी के लेजिस्लेचर है वाहिद पारा, प्रीवियस असेंबली सेशन में भी और इस असेंबली सेशन में भी बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्किंग स्टाइल, या बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को बीजेपी का पार्टनर या एजेंट बता के असेंबली का टाइम वेस्ट करना, वो किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे बीजेपी उसको? वाले क्या बोले, ये तो भाई जो ये हम इस मुसीबत में यूटी में पहुंचेंगे किसकी देन है? हमने 2014 में उस वक्त बोला था कि भाई आप हमसे एफिडेविट लिख के ले लें, 14 मेंबर्स हमारे हैं, 12 कांग्रेस के हैं, 16 तुम्हारे हैं, तुम कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट बनाओ, वी विल सपोर्ट यू आउटसाइड सपोर्ट 5 years, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। किनकी बात करते हैं? ये तबाही लाने में, ये यूटी बनाने में, इस जम्मू कश्मीर को जो ताज था हिंदुस्तान का, इस ताज के 2 टुकड़े करने में पीडीपी का रोल है। आज वो बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो जो कहते थे टॉफी लाने गए थे, चॉकलेट लाने गए थे। ये हमें सुनाएंगे, ये हमें बताएंगे। वहीद परा साहब क्या बोलेंगे? एवरीबॉडी नोज। इसीलिए कश्मीर के लोगों को पता था, इसीलिए तो कश्मीर के लोगों ने उनको रिजेक्ट किया, आउटराइटली रिजेक्ट किया। ये तो हमारी कुछ कमजोरी रही कि ये 2 लोग 3 लोग खड़े वहां से जीत गया, ये 3 भी नहीं आते। तो वहीद परा साहब क्या बोलेंगे? अपने गरिमा में झांकिए, आप कहां पत्थर मार रहे हैं? अपने गरिमा में झांकिए कि आपने क्या किया है। जिस बीजेपी के साथ आपने गवर्नमेंट बनाई, जिस बीजेपी के साथ बैठ के आपने गवर्नमेंट बना के जनाब 370 खत्म किया, एब्रोगेशन की, वो स्पेशल स्टेटस खत्म किया, आप हमें सबक सिखा रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं। आज के उमर अब्दुल्ला जी को एज चीफ मिनिस्टर देखते हैं, और जब पहले उनका टेन्योर था एज चीफ मिनिस्टर, उनके सोचने के और काम करने के तरीके में कुछ डिफरेंस आया ओवर द टाइम? नहीं माशाल्लाह हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बहुत डायनेमिक लीडर हैं, मैच्योर लीडर हैं, और जिस तरीके से जिन हालात में
वो हुकूमत चला रहे हैं, मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कोई हुकूमत जम्मू कश्मीर में इन हालात में कोई चला सकता है। वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा, लेकिन जो ये यूटी, आप स्टेटहुड फुल रिस्टोर कीजिए, फिर हम आपको दिखाते हैं कि जो हमारा विजन है, जो हमारे लीडर का विजन है, जो हमारी पार्टी का विजन है, जो हम करना चाहते हैं जम्मू और कश्मीर के लिए। महराज मलिक किसकी शय पे काम कर रहा है? महराज मलिक कर रहा होगा, आम आदमी पार्टी की शय पे, वो आम आदमी पार्टी का मेंबर है, तो वो उन्हीं वो जिस पार्टी का मेंबर है, जिस पार्टी का उसको प्रेसिडेंट बनाया गया है स्टेट का, तो वो उन्हीं के कहने पे काम करता होगा, हमारे कहने पे तो नहीं काम कर रहा है। एज ए लेजिस्लेचर आपको उनका बिहेवियर या उनकी स्टेटमेंट्स मैच्योर या अप्रोप्रिएट लगती हैं? देखिए, हर एक इंसान का अपना एक स्टाइल है। मेरा काम करने का स्टाइल डिफरेंट है। मैं लोगों की कैसे मदद कर सकता हूँ, कैसे लोगों की परेशानियाँ दूर कर सकता हूँ, किस तरीके से कर सकता हूँ, कहाँ पे मुझे अपने ब्यूरोक्रेट्स की ज़रूरत है, कहाँ पे मुझे अपने टेक्नोक्रेट्स की ज़रूरत है, कहाँ पे बोलने की ज़रूरत है, जहाँ बोलने की ज़रूरत है तो मैं बोलता भी हूँ, जहाँ अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर बताना है तो मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी बताता हूँ। सो हर एक इंसान का अपना स्टाइल है, अपना तरीक़ेकार है। कुछ लोग प्रेस गैलरीज़ को खुश करते हैं, कुछ लोग लोगों के सामने फेसबुक को खुश करते हैं, कुछ लोग बाकी चीज़ें करते हैं। मेरा अपना है, मैं ना गैलरी को खुश करना चाहता हूँ, मैं अपने चाहता हूँ कि मैं अपने मेरे लोग खुश हो जाएँ, किन बातों से मेरे लोग खुश हो सकते हैं, मेरी अपनी सियासत तो वही है, मैं सजाद वही साहब, करूँ। ये बहुत सीधा-सा सवाल था। इसमें ये था कि क्यों, और मैं और ज़्यादा अगर डायरेक्ट हो जाऊँ तो वो सवाल ये है कि पर्टिकुलरली हिंदू कम्युनिटी को लेके, उनके एक स्टेटमेंट पहले थी और अब कुछ दिन पहले दूसरी स्टेटमेंट भी आई है। तो डू यू फाइंड हिज स्टेटमेंट्स एप्रोप्रिएट? नहीं, देखिए, स्टेटमेंट्स हम भी कहते हैं, देखिए, किसी भी रिलिजन के ऊपर आप स्टेटमेंट नहीं देंगे। दीज़ आर आवर सेंटिमेंट्स। खाओ मेरा हिंदू भाई है, खाओ मुसलमान है, वो सरदार है, क्रिश्चियन है। देखिए, रिलिजन के ऊपर जो भी इंसान कोई भी स्टेटमेंट देगा, मैं उसके हक में नहीं हूँ। आई विल कंडेम दैट। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस बात पे। ना मैं किसी के रिलीजन के ऊपर, आपका रिलीजन आपका अपना है, मेरा रिलीजन मेरा है, और मैं कोई चाचा नहीं बनता हूँ किसी के रिलीजन के ऊपर बात करने के लिए। इसलिए रिलीजन के ऊपर कोई भी बोलेगा, अगर मेरी पार्टी का मेंबर भी बोलेगा, मैं उसको भी बोलूंगा, भाई इट्स ए वेरी सेंटिमेंटल थिंग, इट्स ए पर्सनल थिंग। आप रिलीजन के ऊपर किसी के ऊपर नहीं बोलो। आई नेवर बिलीव्ड इन इट। वी आर वन नेशन। हम देखिए, हम एक ही हम एक ही जगह के लोग हैं। मेरे तो दोस्त जो हैं वो हिंदू ज्यादा है। मेरा शेड्यूल्ड कास्ट भी दोस्त है, मेरा राजपूत भी दोस्त है, मेरा ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मण भी दोस्त है, मेरा सरदार भी दोस्त है, बीइंग ए मुस्लिम। और मुझे मुझे जब कभी कोई परेशानी भी हुई है तो सबसे पहले यही दोस्त, यही भाई मेरे सामने आए हैं। मैंने तो मेरी अपब्रिंगिंग, अपने जो घर में अपब्रिंगिंग हुई है, वालदेन ने जो अपब्रिंगिंग दी है, और जो मैंने अपनी सोसाइटी, मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि वी आर वन। आपका अपना रिलीजन है, आप अपने तरीके से प्रीच कर रहे हैं। मैं तो अपने हिंदू भाइयों के घर में जाता हूँ, नमाज का टाइम आता है तो वो, मैं उनको बोलता हूँ मुझे नमाज पढ़नी है, वो चादर बिछाते हैं और मैं नमाज पढ़ता हूँ। मैंने अपने हिंदू भाइयों के घरों में रहा हूँ, माह रमजान हुआ है, उनने मेरे लिए सहरी बनाई है और मुझे सहरी खिलाई है। मुझे इफ्तियार किया है। जब मैं कभी श्रीनगर में था, माह रमजान आ गया और मैं जम्मू आ गया और मेरी फैमिली यहाँ नहीं थी, तो मैं अपने हिंदू भाइयों के पास, दोस्तों के पास रहता हूँ, और माह रमजान में है तो मुझे मेरी भाभीियों ने, मेरी माओं ने, उनकी माओं ने, भाभीियों ने, उनने मुझे इफ्तियार के लिए पूरा खिलाया है। मुझे सहरी उठ के, मुझे तो उठना था, वो उठे हैं, उनने मुझे खिलाया है। तो मैं तो इस कल्चर में, इस एनवायरनमेंट में रहा हूँ। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता हूँ, नेवर इन माय लाइफ आई कैन जो मुझे प्यार, जो मोहब्बत मेरे हिंदू भाइयों ने, मुझे हिंदू फैमिलीज ने और सरदार फैमिलीज ने दी है, तो अ, मेरे अपनों ने नहीं दी है। ऐसा है, तो मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता हूँ इस बात के बारे में। और उस चीज के ऊपर के, मजहब के ऊपर कोई किसी के बारे में ऐसी बात कर रहा है, आई कंडेम दिस। जम्मू कश्मीर आपको क्या लग रहा है आज कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, और क्या स्टेट और सेंटर आने वाले टाइम में एक ही डायरेक्शन में चल पाएंगी? देखिए, हमारी कोशिश है कि हम जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पे लेना चाहते हैं। हम जम्मू कश्मीर को, जो 7 साल में जम्मू कश्मीर का नुकसान हुआ है, हम उस नुकसान की भरपाई करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर न्यू हाइट्स पे जाए। हम चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो। हम चाहते हैं कि ना कि जम्मू, बल्कि ना कि कश्मीर, बल्कि जम्मू भी, हम चाहते हैं कि जम्मू को पिलग्रिमेज टूरिज्म के नक्शे पे लाया जाए। हम चाहते हैं कि पत्नीटॉप को दोबारा उस तरीके से रिवाइव किया जाए, और जो बाकी जगह हैं।
उनको रिवाइव किया जाए। जैसे टनल्स बन रहे हैं बिटवीन शुद्ध महादेव से सीधा आपके डोडा इस भद्रवाह की तरफ, ताकि भद्रवाह को हम नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन उसको भी किया जाए। बनी बसोली को भी डेवलप किया जाए। इसी तरह राजौरी पुंछ को भी डेवलप किया जाए। राजौरी पुंछ को उड़ी के साथ भारतमाला के साथ मिलाया जाए। सो हमारी सारी वो ख्वाहिशात हैं कि इसको पूरा किया जाए। ऑल वेदर रोड्स बनाई जाएं जो कश्मीर को जम्मू के साथ कनेक्ट करें चारों तरफ से। हमारी वही चाहत है, वही ख्वाहिश है कि लोगों को किसी ना किसी तरीके से लोगों की खिदमत की जाए, लोगों की आसाइश किया जाए, लोगों की परेशानी को दूर किया जाए। और इंशाल्लाह हम उसमें लगे हुए हैं और हम अपने से पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मैं अभी भी आपके माध्यम से ये कहूंगा कि जब तक पावर सेंटर एक नहीं होगा तो ये चीज नहीं पॉसिबल हो सकती है। इसलिए स्टेटहुड आना बहुत जरूरी है, शुड बी रेस्टोर्ड। और जो हमारे अपने हकूक हैं, वेदर वाइज vis-a-vis जॉब्स, vis-a-vis लैंड, वो जो है इट शुड बी प्रोटेक्टेड एट एनी कॉस्ट। उड़ी में इलेक्शंस के दौरान बहुत बहुत बड़ी बड़ी रैलीज हुई, और उड़ी में इन पर्टिकुलर बात करें तो आपकी कैंपेनिंग के लिए काफ़ी स्टालवर्ट्स आए, जिनमें से एक अभी हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला जी, वो भी थे। उन्होंने नॉमिनेशन फाइलिंग के दौरान उड़ी में एक रैली में कहा था कि आपको उड़ी की आवाम जितने ज़्यादा वोटों से जिताकर भेजेगी, आपको उतनी बड़ी मिनिस्ट्री दी जाएगी। सबसे ज़्यादा वोट्स कश्मीर प्रोविंस में आपको पोल हुए, बट मिनिस्ट्री नहीं मिली, तो डिसअपॉइंटमेंट हुई इस चीज़ को लेके? नॉट एट ऑल। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी की हित की बात करेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। ये चीफ मिनिस्टर साहब का प्रोरोगेटिव है कि वो किसको बनाएंगे, कब बनाएंगे, क्यों बनाएंगे। ये लीडरशिप का काम है। हमारा काम है लोगों की खिदमत करना। हम एज ए लेजिस्लेचर लोगों की खिदमत कर रहे हैं, करते पहले भी खिदमत करते आए थे, आज भी खिदमत करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जब चीफ मिनिस्टर साहब को जो चीज अच्छी लगेगी एज ए लीडर, वो शुड एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द लीडर। और जब कुछ लीडर को कोई चीज चीज आएगी वो करेंगे। इसलिए आई डोंट हैव एनी डिसअपॉइंटमेंट एट ऑल। आई एम एंजॉयिंग एज ए लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, बट I want that I should be the legislature of Jammu and Kashmir State Legislature Assembly, not of UT. वो इम्पोर्टेंट। सज्जाद साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वी विश यू ऑल द लक फॉर योर Very इनिंग्स much. अहेड। और हम यही उम्मीद करते हैं कि क्योंकि आप लोग चुनकर आए हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही डायरेक्शन में काम करे, जिससे जम्मू कश्मीर के जो आवाम है उनका भला हो सके। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू वेरी मच सक्षम जी। आपके साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई मैं भी इतने 1 महीने के हेक्टिक शेड्यूल के बाद आपसे बात करके मैं रिलैक्स हुआ। और आपने जिस तरीके से एक एनवायरनमेंट यहाँ पैदा किया, तो मुझे ये लग ही नहीं रहा था कि मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप हम 2 दोस्त बैठ के बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।